सवाल यहाँ पे हम ले रहे हैं जी, इरीडा के बारे में है। पहले तो इन्होंने आपकी तारीफ़ की है, कौन हैं? विनीता जी। और चलिए आपका विश्लेषण इनको अच्छा लगता है, बहुत धन्यवाद विनीता जी। और इरीडा और अंबुजा एक ही नाम लेते हैं क्योंकि एक बार में एक ही लें बहुत है, बहुत सारे दर्शकों के सवाल छूट जाते हैं, वो नाराज़ होते रहते हैं। तो इरीडा बताइए कैसा लगता है? अब इनके लिए अब विनीता जी आपकी ज़रूरत क्या है? आपका पोर्टफ़ोलियो क्या है? उसमें इरीडा कितना फिट बैठेगा? अब सुमेश जी को तो कुछ पता नहीं, अंतर्यामी तो वो हैं नहीं। तो आपको थोड़ा-सा और ठीक से बताना चाहिए था। ख़ैर बताइए इरीडा कैसा लगेगा अगर किसी को अपने पोर्टफ़ोलियो में इसे जगह देनी है तो? ये नाम से लगता है मेरा नेट भी घबरा गया है। मैंने हाँ, शायद नेट का कुछ तो इशू आया, मुझे ऐसा लग रहा है। आ गया, थैंक यू। एक तो ऐसे समय पे डराता है ना, और आप जानते हैं टेक्नोलॉजी में मेरा हाथ इतना तंग है कि मैं खुद घबरा जाता हूँ। इरेडा में क्या सवाल था इनका, एक बारी फिर से बता दें तो? इन्हें बस पूछ रही हैं कि कैसा लगता है? एनालिसिस चाहिए इन्हें। एनालिसिस ऐसा है कि आप एक बार इसको 159 के ऊपर क्लोज लेने दीजिए, तो फिर क्या है ना कि ये शॉर्ट कवरिंग एटलीस्ट स्टेबिलिटी के मूड में तो आ जाएगा। एक फेयर इंडिकेशन है कि 138 का बॉटम इज अ डिसेंट बॉटम। इसको कंफर्म करने के लिए एक बार 159 के ऊपर भी क्लोज मिल जाए तो ठीक है, 160 बेटर है, लेकिन 159 के ऊपर भी मिल जाए तो चलेगा। इन दैट केस 138 रिस्क पॉइंट हो सकता है, एंड एक ट्राई किया जा सकता है 185 190 के लिए। इस तरह के बुक ट्रेड तो बनने चाहिए, जो मुझे दिखता है यहाँ पे। तो मैं यही समझता हूँ कि इसी तरह से इसको पढ़ा जा सकता है 159 के ऊपर में 185 190 तक, और नीचे 138 का आपका रिस्क मैनेजमेंट पक्का होना चाहिए। और 159 के ऊपर क्लोज नहीं हुआ तो यहीं से पलटने के चांसेस बहुत हाई रहेंगे। बाकी पैरामीटर्स उतने क्लीन एंड क्लियर नहीं है कि मैं आपको कह पाऊँ कि यहाँ से नहीं पलटेगा। 159 के पहले रिस्क है, ऐसा लगता तो है। जी। अच्छा, आज बड़ी दिलचस्प चीज़ है कि आज सोमेश जी बहुत छोटे-छोटे मूव्स पकड़ रहे हैं और आमतौर पे ये काफ़ी लंबे मतलब 30% से पहले तो इनका स्टॉप लॉस ही नहीं आता है। लेकिन आज सोमेश जी काफ़ी एकदम टाइट मूव्स पर फ़ोकस कर रहे हैं। मुझे लग रहा है ये मतलब आप अब मतलब वो ये व्यू लेकर के चल रहे हैं कि हाँ, बाज़ार ने अगर बॉटम बना लिया है तो फिर शेयरों को ज़्यादा गिरना नहीं है इंडिविजुअल स्टॉक्स को, तो फिर बहुत नीचे की क्यों सोचें? हाँ, प्लस मेरा जो हमेशा मैक्रो क्लियर रहता है, मैक्रो ये है कि 23,500 से 600 के रेंज में बाज़ार को रुकना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। एक भले ही 2 दिन के लिए रुके और फिर उसके बाद 24 निकले, क्योंकि 24 के ऊपर मुझे लगता तो नहीं है। एक्चुअली एक कभी का डिस्कशन याद हो रहा है जी, तो मैंने एक कैलकुलेशन दिया था -0.6% प्लस 28% प्लस 10% ऐसे बना के कि चांसेस रहेंगे कि FY25 का निफ्टी 24,500 की तरफ क्लोज दे। तो अब 24,500 ना भी हो तो भी 24,000 के आसपास भी हो जाए तो वो कैलकुलेशंस कहीं ना कहीं वैलिड रहेगा। मैं इसलिए उस कैलकुलेशन को इतना वैल्यू दे रहा हूँ कि अगर वो कैलकुलेशन पे हम चले तो फिर अगले साल हमको 15% का मैं उसमें कैलकुलेशन शायद ऐड करूँगा, क्योंकि हमें 9% 10% का CAGR मिलेगा। और मैं समझूंगा कि लिक्विडिटी और सब कुछ आने के बाद वो CAGR थोड़ा सा इम्प्रूव होना चाहिए, तो मैं उसको 15% के हिसाब से कैलकुलेट करूँगा। तो इन सब के हिसाब से ही मैं सोच रहा हूँ कि अभी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग व्यू नहीं लेना चाहिए बहुत लंबे चाल का। और इसलिए ये जो मूव्स हैं ना, इनको बहुत कंट्रोल्ड रीड करते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, मैं मुँह से कुछ बोल दूँगा और लोगों में है कि वो चीज़ नहीं बोलना चाहता जो फिर जिसकी मैं ज़िम्मेवारी नहीं ले पाऊँ। ज़िम्मेवारी तो ख़ैर मैं इन्वेस्टमेंट की आपकी नहीं ले सकता, वो अलाउड ही नहीं है। लेकिन जो आपको गाइड कर रहा हूँ, वो भी इतना ही गाइड करूँगा जिसमें
उतना रिस्क नज़र नहीं है और उसको सिचुएशन को मेंड किया जा सके। इसलिए बहुत ही अभी छोटे-छोटे कंट्रोल मूव दे रहे हैं।